अब आपके सामने है पी रेशियो और इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, पीई का मतलब है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। ये कैसे निकाला जाता है कि करंट मार्केट प्राइस जो है उसको ईपीएस से डिवाइड कर देंगे। ईपीएस हमने अभी पहले पढ़ा था, अर्निंग पर शेयर। तो 200 रुपीज डिवाइड बाई 10 मतलब 20 रुपीज। मतलब क्या हुआ कि कोई शेयर है जिसके करंट मार्केट प्राइस है 200 रुपये, और उस 200 को यदि मैं 10 से डिवाइड कर दूं, जो हमारा ईपीएस आया था, तो 10 से जब मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ आ रहा है 20। इसका मतलब क्या हुआ, टू अर्न 1 रुपी इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग 20 रुपीज। मतलब अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो 20 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। हैव टू इन्वेस्ट 20 रुपीज टू अर्न 1 रुपी। मतलब दूसरी तरफ इसको हम देखें तो यह है कि 20 रुपये का निवेश करना पड़ेगा 1 रुपया कमाने के लिए। अब बात को कैसे ही समझ लें, दोनों बातें एक ही है। 1 रुपये कमाने के लिए इन्वेस्टर जो है 20 रुपये लगा रहा है, या 20 रुपये लगाने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। अब इस पीई रेशियो से हमको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सीखनी और समझनी, वो क्या है कि जब भी हम किसी कंपनी का पीई रेशियो देखते हैं तो वो शुड बी बिटवीन 20-25, इसके बीच होना चाहिए। टू मच पीई रेशियो इंडिकेट्स दैट शेयर प्राइस इज एक्सपेंसिव। मतलब कोई ऐसा शेयर है, एबीसी कंपनी है, उसका पीई रेशियो आइडियली ये होना चाहिए 20 से 25 के बीच में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि शेयर जो है खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। अब ये पीई रेशियो यदि 50, 70, 80, 90 ये सब, इसका मतलब यह है कि जो शेयर है वो खरीदने के लिए अभी महंगा है। हाउ टू गेट एन इंडिकेशन फ्रॉम पीई रेशियो। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर और समझा देता हूँ कि हमने बात की कि आइडियली 20 से 25 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अभी पीई रेशियो जो है वो आपको किस तरीके से समझना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अडानी एंटरप्राइजेस की बात करूं मैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर हिंडनबर्ग की एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट आने के बाद वो जो शेयर है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई थी, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या था क्या नहीं था इसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के आने से पहले अडानी एंटरप्राइजेस का पीई रेशियो था 400 के आसपास। अब आइडियली मैंने बोला 20 से 25 होना चाहिए, लेकिन रेशियो कहाँ पर पहुँच गए, 400 के आसपास। तो क्या इसका मतलब ये है कि अडानी का शेयर जो था, अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो था वो खरीदने के लिए अच्छा नहीं था? क्या इसका मतलब ये है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। क्या उसका शेयर जो है वो फंडामेंटली अच्छा नहीं था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि इस समय अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो था वो एक्सपेंसिव था, मतलब महंगा, ठीक है। और जब उसका पी रेशियो नीचे आ गया, हालांकि फिर भी ज़्यादा था, 100 से तकरीबन 150 के आसपास, तो बड़े जो इन्वेस्टर है उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर अपना भरोसा दिखाया और इसके शेयर को खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर कुछ ऐसे भी थे जो शेयर को खरीदना चाहते थे। पी रेशियो बहुत ज़्यादा था, मतलब शेयर बहुत महंगा था, अपनी एक्चुअल प्राइस से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आइडियली 20 से 25 होना चाहिए। अभी आपको 1 रुपये कमाने के लिए 400 रुपये देने पड़ रहे हैं, आइडियली देना चाहिए 20 से 25 रुपये। तो आप कंपेयर करके खुद देखें, इतना पीई रेशियो में जब डिफरेंस है तो शेयर कितना महंगा होगा। अब हुआ क्या, जैसे ही रिपोर्ट की बात, शेयर नीचे आया, उसके बाद में वो वापस ऊपर भी चला गया। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इस कंपनी पर, इस पूरे ग्रुप के ऊपर वापस से अपना भरोसा दिखाया और उन्होंने शेयर खरीदा, जो आप देख सकते हैं कि वापस से अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर था जो नीचे से काफ़ी रिकवरी कर गया। अब यदि मैं फंडामेंटली बात करूं तो मुझे यहाँ पर इतना ही दिख रहा है कि पी रेशियो पहले बहुत ज़्यादा था, बाद में सस्ता हुआ, हालांकि वैसे महंगा था, बाद में भी महंगा ही था,
लेकिन जो यहाँ पर खरीदना चाह रहे थे उन्होंने यहाँ पर नहीं खरीद कर यहाँ पर खरीदने की एक अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ पर इस शेयर को खरीदा। तो ये पी रेशियो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमको बताता है कि कब शेयर खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि जब शेयर ऑल टाइम हाई पर था और वहाँ पर जब उसका पीई था वो 400 था, तो अगर आइडियली हम एक ये चीज़ देख लें कि पीई रेशियो यदि 400 के आसपास है तो शेयर नहीं खरीदना, तो इसके अलावा हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और जब पीई रेशियो गिरकर नीचे आया तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, तो जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को देखा समझा उन्होंने फ़ायदा कमाया। तो ये चीज़ें फंडामेंटली हमको समझनी पड़ेगी कि कब कोई शेयर खरीदने के लायक है और कब नहीं। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि पीई रेशियो का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप जैसे मान लीजिए कि किसी सेक्टर, जैसे आईटी का सेक्टर है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका पीई है 70 और पूरे आईटी सेक्टर का पीई है 35। इसका मतलब क्या हुआ? आप जिस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उसका शेयर बहुत ज़्यादा महंगा है, आपको यहाँ पर इसको खरीदने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक्टर का पूरा सेक्टर ये है कि यहाँ पर 35 रुपये लगाने पर 1 रुपया मिल रहा है, पर ये कंपनी ऐसी है कि इसमें 70 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। मतलब ये पूरे सेक्टर की कंपनियों की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगी है। तो पीई रेशियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमको समझनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक मेरी बात को समझे होंगे। व्हाट इज बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी? देखिए बुक वैल्यू जो है ये हमको समझना है। इट शोज अस इन रुपीज। देखिए बुक वैल्यू जो है हमको परसेंटेज में नहीं दिखती, वो एक रुपीज में दिखती है, रुपए में दिखती है। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? सपोज दैट इफ ए कंपनी शट डाउन बिजनेस ओवरनाइट, एक उदाहरण के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कल्पना करनी है अपने को कि मान लीजिए कि रातों रात कोई कंपनी बंद हो गई, देन आफ्टर सेलिंग ऑल एसेट एंड पेइंग लाइबिलिटीज whatever per share left to pay every shareholder is called book value of a company। मतलब क्या हुआ? कोई कंपनी रातों रात बंद हो गई, सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल, आफ्टर सेलिंग ऑल एसेट, पूरी की पूरी एसेट बेच दी, सारी लाइबिलिटीज सब उधार चुका दी, उसके बाद पर शेयर जो बचता है टू पे एवरी शेयर होल्डर, जिन्होंने शेयर खरीदे उनको पे करने के लिए पर शेयर जितना रुपया बचता है उसको कहते हैं बुक वैल्यू। 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, सब कंपनीज की अलग अलग होती है। मतलब सारी की सारी एसेट बेच दी, उधारी चुका दी, अब पर शेयर होल्डर को देने के लिए जितने रुपए बचते हैं वो एक बुक वैल्यू है। इफ शेयर इज ट्रेडिंग टू मच अबव इट्स बुक वैल्यू दैट मीन्स शेयर इज एक्सपेंसिव राइट नाउ। कोई कंपनी का शेयर है, उसकी बुक वैल्यू है 200 और शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है 2000 रुपये पर, तो इसका एक मतलब ये है कि जो शेयर है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा महंगा है। शेयर इज एक्सपेंसिव नॉट फंडामेंटली वीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो महंगा है बट फंडामेंटली कमज़ोर नहीं है। इसके लिए अदर फैक्टर को देखना पड़ेगा। एक इसके हिसाब से हम नहीं तय कर सकते, बाकी के भी फैक्टर हमको देखने पड़ेंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि किसी कंपनी का शेयर बुक वैल्यू से नीचे है तो वो खरीद लेना चाहिए, ये सिक्के का एक पहलू है। आपको दूसरी तरफ भी देखना चाहिए, दूसरे फंडामेंटल फैक्टर भी चेक करने चाहिए। सब चीज़ें यदि अलाइन हो, मैच हो, तो ही हम वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बुक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज डिविडेंड एंड हाउ टू सी ए डिविडेंड गिविंग कंपनी? अब डिविडेंड क्या है और एक जो कंपनी डिविडेंड देती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंपनीज गिव ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब अपने लाभ का कुछ हिस्सा, टू शेयर होल्डर, जिन्होंने शेयर खरीदे उस कंपनी के, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। इसी को डिविडेंड या लाभांश कहा जाता है। इफ ए कंपनी इज गिविंग डिविडेंड, कोई कंपनी है जो प्रॉफिट दे रही है, लाभांश, लाभ का अंश, प्रॉफिट का एक भाग, इट मे बी गुड। एंड इफ ए कंपनी इज नॉट गिविंग डिविडेंड दैट डज नॉट मीन कंपनी इज नॉट गुड। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में आपको रखनी। कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई कंपनी यदि डिविडेंड देती है तो वो एक अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी हम उसको मानेंगे, मान सकते हैं। और कोई कंपनी ऐसी है कि जो डिविडेंड नहीं देती, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो एक अच्छी कंपनी नहीं है।
डिविडेंड नहीं देना एक बुरी कंपनी की पहचान नहीं हो सकती। हो सकता है कि कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस में कर रही है। बहुत सी कंपनी ऐसी है कि उन्होंने बिजनेस बहुत ग्रो कर लिया, अब उनको बिजनेस एक्सपेंड नहीं करना, तो वो क्या करती है कि अपना जो प्रॉफिट आता है उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती है। अब बहुत सी नई कंपनियां, उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है, फंडामेंटली बहुत अच्छी है वो, लेकिन ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे का इस्तेमाल वापस बिजनेस में किया जाता है, इसकी वजह से वो डिविडेंड नहीं देती। तो ये डिविडेंड है, आपको ऐसे समझना है कि अगर कोई कंपनी दे रही है तो अच्छी बात है, नहीं भी देती तो कोई बुरी बात नहीं है। अब आपके सामने बोर्ड पर है व्हाट इज ROCE एंड व्हाट इज ROE। इन दोनों बातों को हमको समझना है। ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मीन्स हाउ मच रिटर्न कंपनी जनरेट्स ऑन टोटल कैपिटल। मतलब रिटर्न का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट्स है, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा लगाया गया है, पूंजी, जितनी पूंजी व्यापार में लगाई गई है उस पर कितना प्रॉफिट बना रही है। इट मीन्स हाउ मच रिटर्न कंपनी जनरेट्स ऑन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल जो कंपनी ने लगा रखी है उस पर कितना रिटर्न, कितना प्रॉफिट वो बना रही है। टोटल कैपिटल इंक्लूड्स प्रमोटर्स कैपिटल, मतलब जिन्होंने कंपनी को बनाया है, जो कंपनी के आधार है, उनका पैसा भी इस टोटल कैपिटल में आता है। इन्वेस्टर्स कैपिटल, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनकी कैपिटल भी। लोन, जो लोन लिए गए वो सारा पैसा भी इसमें आता है। इंक्रीजिंग ए लिटिल इज गुड फॉर कंपनी। देखिए ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो है कि कंपनी जो है कैपिटल मतलब पूंजी, रुपए जितना एम्प्लॉयड किया है, जितना अपने व्यापार में लगाया है, निवेश किया है, उसके ऊपर कितना रिटर्न बनाती है, कितना प्रॉफिट बना रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें जो है प्रमोटर्स का खुद का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा और लोन का पैसा, ये सारा आ जाता है। इंक्रीजिंग ए लिटिल इज गुड फॉर कंपनी। ROCE जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं बढ़कर, हर साल यदि थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है तो इज गुड एनफ फॉर ए कंपनी। लेकिन वो बढ़ने के बजाय घटे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी के लिए अच्छा यही है कि ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। व्हाट इज ROE? ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। इट मीन्स हाउ मच रिटर्न कंपनी जनरेट्स ऑन इक्विटी कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी कैपिटल इंक्लूड्स प्रमोटर्स कैपिटल प्लस इन्वेस्टर्स कैपिटल। मतलब कि प्रमोटर्स जो है उन्होंने कितना पैसा डाला और जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने कितना पैसा डाला। सपोज दैट इक्विटी कैपिटल मतलब वो 100 रुपए है, मतलब ये जो 100 रुपए है ये प्रमोटर्स के पैसे जिन्होंने कंपनी को बनाया और जो निवेशक हैं जिन्होंने दूसरे लोगों ने भी पैसा डाला। एंड ROE is 10%. इट मीन्स थ्रू बिजनेस कंपनी इज मेकिंग 10 रुपीज यूजिंग ए कैपिटल ऑफ 100 रुपीज। अब ROE जिस कंपनी का जितना ज्यादा उतना अच्छा है, ये परसेंटेज में दिखता है। ROCE भी परसेंटेज में होता है, ROE भी परसेंटेज में होता है। अब यहाँ पर हमको ये बात समझनी है कि कोई भी कंपनी है वो बिजनेस करेगी तो यदि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसका अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी उसका अच्छा है, तो ये साफ साफ हमको दिखता है कि कंपनी अपने पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। यदि ROCE और या ROE उसका अच्छा नहीं है, नेगेटिव में है, या फिर ग्रो नहीं कर रहा या कांस्टेंट नहीं रह रहा, तो ये उस कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं जो हमको समझनी है। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, मनी कंट्रोल है, Screener.in एक अच्छी वेबसाइट है जो मैं खुद यूज करता हूँ, और मनी वर्क्स फॉर मी, और ऐसी बहुत सारी टिकरटैप, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनी जहाँ पर आप जाकर फंडामेंटल देख सकते हैं। आप किसी कंपनी की वेबसाइट पर भी जाकर भी उसका फंडामेंटल देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। Screener.in पर भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इन वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर Screener.in का यूज करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी कि किसी भी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो ये कुछ 8-9 फैक्टर हैं जो आपको और ध्यान में रखने हैं। 16 फैक्टर बातें हमने पहले पढ़ी, ये कुछ बातें हैं जो हमको और ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से ये सब चीज़ें काम करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
10 से 15% यदि मेंटेन हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से 15% मेंटेन हो रहा है तो ये भी अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि किसी कंपनी में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू सो मच।